Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. Students, as you all know that in the last lectures I had finished the first lesson of your 9th class science. What is matter? मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो हमने लास्ट लेक्चर्स जो हमारे 3-4 लेक्चर लिए मैंने उसमें ख़त्म कर दिया। आज हम दूसरा जो चैप्टर है आप लोग साइंस का उसको स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर क्या हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमने मैटर तो पढ़ लिया, मैटर क्या है, क्या मैटर की डिफरेंट स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, वो हमने पढ़ी। आज हमको उसी मैटर के बारे में पढ़ना है कि जो मैटर हमारे पास है, हमारे चारों तरफ है, क्या वो प्योर है। ठीक है, ये जो कंटेंट आज, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चीज़ ये पूछा ना, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस प्योर को ही डिफाइन करते हैं कि कैसे हम इस प्योर को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो अगर हम जनरल लेवल पर देखें तो जो हम दूध लेते हैं, मान लो मिल्क मैन से, दूधिया से, तो हमको लगता है भाई उसने उसमें पानी मिला कर दिया हुआ है, तो क्या हम उसको बोलते हैं भाई ये प्योर है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। ठीक है, क्या बोलते हैं हमेशा, चाहे उसने बिल्कुल उसमें कुछ नहीं मिलाया लेकिन हमको फिर भी लगता है कि हाँ भाई उसने कुछ ना कुछ उसमें मिला के हमको दिया है। ऐसे अगर हम दुकान पे से कुछ शॉप से कुछ ख़रीद कर लाते हैं तो भी हमको लगता है कि हाँ भाई इसमें जैसे दाल है, चावल है, उसमें उसने कुछ और मिला रखा है। ठीक है, जैसे चावल में दूसरे टाइप के जो महंगे वाले, उसमें जो सस्ते वाले वो मिक्स करके दे देता है, तो हमको लगता है भाई वो प्योर नहीं है। ठीक है, एक तो प्योर की डेफिनेशन है ये। अगर हम मान लेते हैं मिल्क है हमारा, जो भैंस ने दिया भी, बफेलो से, काऊ से हमने मिल्क निकाला है। ठीक है, तो भाई जैसे वो निकल रहा हमको लगा हाँ वो भाई प्योर मिल्क है, आज तो मतलब बिना मिलावट का दूध पियेंगे, लगता है हमको ऐसा। बट अगर हम जनरल वे में हमको प्योर लग रहा है, लेकिन अगर साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट है वो क्या कहेंगे, क्या ये प्योर है? अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करूं तो ये मिल्क भी प्योर नहीं है। इसके अंदर भी 3-4 चीज़ें मिक्स है। जैसे क्या क्या? एक तो है हमारा वाटर, दूसरा फैट भी है उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है ना। ये सारी चीज़ें उस मिल्क के अंदर मिली हुई हैं। तो भाई फिर प्योर कैसे हुआ ये? अगर इतनी मिलावट है, ये मिलावट ही तो हो गई, तो फिर ये प्योर कैसे हुआ? तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं भाई ये प्योर नहीं है। तो उन्होंने प्योर को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि जो प्योर सब्सटेंस होगा ना, प्योर सब्सटेंस होगा हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होंगे। अब यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, तो ये प्योर नहीं हुआ। जनरल वे में अगर हम ले भाई NaCl, जो हमारा साल्ट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, इसके पार्टिकल्स क्या हैं? सारे के सारे पार्टिकल्स, क्या वहाँ पर मिक्सचर है कोई? नहीं। अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो वो क्या है, इसको हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या कह सकते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो जो ये वाला प्योर है, जो हमको प्योर लग रहा था मिल्क, वो तो प्योर नहीं हुआ। फिर ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? जब टू और मोर कंपाउंड्स, या हम कहें 2 और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनता है। क्या बनता है? मिक्सचर। तो ये जो मिल्क हुआ ना, ये क्या हुआ हमारा? एक मिक्सचर हुआ। क्लियर है? ठीक है। अब सब्सटेंस को अगर डिफाइन करना पड़ जाए तुमको, सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करोगे भाई? सब्सटेंस है हमारा, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकली जिससे वो बना है ना, वो एक जैसी होती है। जैसे NaCl है ना हमारा, इसमें क्या है? सोडियम और क्लोरीन है। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन है, तो अगर हमने मान लो एक थैली नमक की ली हुई है एक पॉलिथीन में, तो भाई जो सारा का सारा साल्ट है उसकी जो कंपोजिशन होगी, बनावट होगी, वो क्या होगी? एक जैसी होगी। तो वो क्या होगा? हमारा सब्सटेंस होगा। तो सब्सटेंस होगा जिसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है। अगर हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल की अर्थ के ऊपर, तो वहाँ पर हमको कुछ प्योर नहीं मिलता। जो सभी हमारे जितना भी मैटर है हमारे पास,
वो क्या होगा, मिक्सचर की फॉर्म में मिलेगा, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे अगर हम बात करें सी वाटर की बात करते हैं, सी वाटर जो समुंदर के अंदर पानी है, क्या वो प्योर है? नहीं, उसके अंदर क्या क्या है, साल्ट है भाई उसके अंदर बहुत सारे, उसके अंदर वाटर है एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती है। ठीक है, किसके अंदर, सी वाटर के अंदर। अगर हम सोयल की बात करें तो क्या सोयल के अंदर, सोयल सिर्फ एक तरह का मैटर होता है, उसके अंदर भैया ह्यूमस अलग होता है उसके अंदर। ठीक है, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। अच्छा, सोयल के पार्टिकल जैसे सैंडी सोयल, लोमी सोयल, क्लेई सोयल, मतलब 3 टाइप्स की सोयल है। मतलब जो सोयल भी है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है। ऐसे ही जैसे मिल्क है वो भी कई कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैटर है ना हमारे चारों तरफ, वो जनरली 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, सब्सटेंस तो क्या है, सब्सटेंस वो है जिसकी केमिकल कंपोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म होती है। केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और सिर्फ उसमें एक टाइप के पार्टिकल होते हैं। क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे अगर मेरे पास वाटर है, वाटर में मैं क्या मिक्स कर देता हूँ, साल्ट मिक्स कर देता हूँ। वाटर के अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया भाई, साल्ट मिक्स कर दिया, तो होगा क्या वहाँ पर, बताओ क्या होगा। अगर वाटर के अंदर साल्ट मिक्स कर दिया जाता है तो जो साल्ट है उसके मतलब अंदर हर जगह फैल जाएगा। ये मैं तुमको फर्स्ट लेसन में बता चुका हूँ। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर सॉल्ट चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये सॉल्ट है इसको हम अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन से, मतलब इवेपोरेट करा देंगे, वाटर उड़ जाएगा और जो साल्ट है वो नीचे रह जाएगा। अब जो साल्ट है यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि जो साल्ट बचा उसके अंदर सिर्फ NaCl होगा, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से भी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर क्या है, जो एवरी मैटर हमारा 2 सब्सटेंसेस की मिक्सिंग से मिलकर बना है। तो जब भी हम 2 सब्सटेंस को आपस में क्या कर देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हमारा मिक्सचर बन जाता है। जैसे हम इन्हीं को मिक्स करके क्या बना देते हैं, मिल्क बनाते हैं। ठीक है, हम लेमन प्लस शुगर प्लस वाटर, ठीक है, ये क्या हो गया, तीनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, मिक्सचर हो गया तीनों का। अब इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं और क्या बन गया, हमारा मिक्सचर बन गया, या फिर इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, पहले मिक्सचर मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स। तो भाई जो मिक्सचर है बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, 2 टाइप का हमारे पास मिक्सचर है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब देखो यहाँ पर एक तो वर्ड है होमो और एक वर्ड है हेट्रो। होमो का मतलब होता है सेम, इस बात का ध्यान रखना, आगे तुम हायर स्टडीज में चले जाओगे, पढ़ते रहोगे तो होमो और हेट्रो 2 वर्ड कई बार हमारे पास आते हैं। तो होमो का मतलब क्या है, यहाँ पर होमो का मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं सेम, या फिर यूनिफॉर्म कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक जैसा, या फिर कांस्टेंट कह सकते हैं। और जो हेट्रो है उसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने मिक्सचर तो बता दिया अभी, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को इंटरमिक्स करने पर हमारा क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अब वो मिक्सचर हमारा होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस, वो एग्जांपल देखते हैं एक बार। यहाँ पर अगर मैं शुगर डाल देता हूँ, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, तो जो हमारा शुगर है, शुगर के मॉलिक्यूल चीनी है, वो बिल्कुल अच्छे से घुल जाती है पानी के अंदर, और हम मतलब ऐसे देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ ये शुगर है और ये वाटर है, उसमें मतलब वो एक तरह से इंटरमिक्स हो जाता है इतनी अच्छी तरह से। ठीक है, अब सिर्फ आयरन फिलिंग्स और साल्ट रखो। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक। ठीक है, अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, अब देखो शुगर प्लस वाटर लिया या फिर मैं साल्ट प्लस वाटर ले लेता हूँ, दोनों शुगर प्लस वाटर ले लिया, साल्ट प्लस वाटर ले लिया। यहाँ पर आयरन फिलिंग्स है, छोटे छोटे आयरन के पीसेस पाउडर से फॉर्म में, और साल्ट ले लिया, इन दोनों को भी मिक्स कर दिया और इनको भी मिक्स कर दिया। अब देखो जब साल्ट और वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब साल्ट, ये जैसे मान लो ये हमारा क्या बीकर है,
इसमें साल्ट घोल दिया मैंने, तो मैं ये नहीं देख बता सकता कि भाई ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये साल्ट है, ऐसे बिल्कुल नहीं। या फिर ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बट अगर मेरे पास क्या है, आयरन फिलिंग्स, ये आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, और साथ में साल्ट हैं, ये मान लेता हूँ मैं साल्ट है, ये साल्ट के मॉलिक्यूल मान लिए मैंने। तो देखो भाई, जो बड़ी बड़ी डॉट है उनको मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ना इजीली, कि हाँ भाई ये तो हमारा साल्ट है, ठीक है, ये, और ये हमारी आयरन फिलिंग्स है। मतलब यहाँ पर जो बिल्कुल एक तरह से देखो, ये तो सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, अच्छे से घुल गया उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्मिटी जो है यहाँ पर नहीं है, हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मेरे ख्याल से भाई ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, जो तुम्हारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है, एक कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ 1 स्पून, ठीक है, और साथ में एक में और वाटर लेता हूँ, और साथ में कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ 2 स्पून। मतलब एक बार तो 1 स्पून कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमने इसमें डाल दिए, एक बार 2 डाल दिए, और मान लो 100 ml वाटर है हमारा, दोनों बार 100 ml वाटर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये होता है जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, तो इसकी वजह से वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लू होगा, ये हमने 2 चम्मच डाला है, ये हमने 1 चम्मच डाला है, तो इसकी वजह से कम ब्लू होगा, इसकी वजह से ज़्यादा ब्लू हो जाएगा। बट जो कॉपर सल्फेट है वो कम्प्लीटली इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ये भी यहाँ पर घुल जाएगा, तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा, और इसका जो कलर है क्या होगा, डार्क होगा। बट इसमें भी यूनिफॉर्मिटी होगी, और इसमें, मतलब ये भी यूनिफॉर्म होगा और ये भी यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक तरह से अगर ये, जैसे मान लो एक बीकर ये है, इसमें लाइट ब्लू कलर है, लाइट ब्लू, ठीक है, और दूसरे में मान लेता हूँ ये ले लिया, इसमें मान लिया कलर हमारा कैसा है, डार्क ब्लू। क्लियर है ना। अब देखो, अगर लाइट ब्लू इसके अंदर है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर थोड़ा सा कम ब्लू है, यहाँ पर ज़्यादा ब्लू है, यहाँ पर उससे कम ब्लू है, यहाँ पर और ज़्यादा ब्लू है। ये जो सारा का सारा इसके अंदर बना है ना, ये सारा का सारा इक्वली ब्लू है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर कम ब्लू है, यहाँ पर ज़्यादा ब्लू है, यहाँ पर और कम ब्लू है, यहाँ पर और ज़्यादा ब्लू, नहीं, ऐसे आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। मतलब जो सॉल्यूशन में होगा यूनिफॉर्मिटी होगी, हर जगह से वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। बट हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं होता। इसमें जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है। कंपोजिशन वेरिएबल होने का क्या मतलब है भाई, इसमें तो 1 चम्मच है, इसमें 2 चम्मच है, इसमें 1 स्पून कॉपर सल्फेट है, इसमें 2 स्पून कॉपर सल्फेट है, तो इसके अंदर हो सकता है कॉपर सल्फेट के पार्टिकल ज़्यादा हो और इसके अंदर क्या हो, कम हो। क्लियर है। हो सकता है यहाँ पर इतना एरिया में 10 पार्टिकल हो और यहाँ पर सिर्फ इतने एरिया में 4 पार्टिकल हो, मतलब इक्वल एरिया में इतने एक और इतने में सिर्फ 4 हो। तो यहाँ पर अगर हम इतने एरिया के वो बना देंगे तो सभी में 10-10 होंगे, और यहाँ पर अगर इतने एरिया के बनाएंगे तो सभी में कितने होंगे, 4-4 कॉपर सल्फेट होंगे। इसका मतलब ये कह सकते, जो पार्टिकल है हर जगह पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर 4 पार्टिकल है तो यहाँ पर भी 4, मतलब हर एक एरिया के इक्वल एरिया में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको मिलेंगे। वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, हमारा होमोजीनियस होगा। बट अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इजीली कौन सा हमारा आयरन का है। जैसे अगर हम मान लो 2 टाइप की दाल हैं, उनको मिक्स कर देते हैं वैसे ही, तो हम बता देते हैं ना भाई ये उड़द की दाल है, ये चने की दाल है, ये मसूर की दाल है, तो सेम काम है यहाँ पर, हेट्रोजीनियस है वो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इसमें जैसे मैं अगर चीनी को पानी में घोल दूँ तो मैं बता नहीं सकता कहाँ पर पानी है और कहाँ पर शुगर है, वो हर जगह पर फैली हुई है। ठीक है, मेरे ख्याल से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है वो है सोल्यूशन। व्हाट इज अ सोल्यूशन। तो भाई सोल्यूशन को पढ़ते हैं। एक्चुअल में जो सोल्यूशन है जो 2 वर्ड से मिलकर बनता है, एक तो होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, 2 सब्सटेंसेस के
मिक्स करने से बनता है। एक होता है उनमें सोल्यूट, दूसरा होता है सोलवेंट। लेट अस से शुगर है और वाटर है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर दिया तो क्या बन गया हमारा, मीठा पानी बन गया ना। ठीक है, अब जो इसमें से शुगर है उसको बोलेंगे सोल्यूट और जो वाटर है उसको बोलेंगे सोलवेंट। हम कह सकते हैं जिसको हम घोल रहे हैं वो तो सोल्यूट है और जिसके अंदर घोल रहे हैं वो सोलवेंट है। जिसको घोल रहे हैं, शुगर को घोल रहे हैं तो शुगर सोलवेंट हो गया, सोल्यूट हो गया, और पानी के अंदर घोल रहे हैं तो पानी क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, हम कहें मोर क्वांटिटी, क्वांटिटी, और ये होता हमारा लेस क्वांटिटी में। तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो तो होता है हमारा सोलवेंट, और जो हमारा कम क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, हमारा सोल्यूट। ऐसे अगर हम साल्ट और वाटर को आपस में क्या करते हैं, घोल देते हैं, तो इसमें से साल्ट क्या है, साल्ट है हमारा सोल्यूट, और जो वाटर है वो क्या है, सोलवेंट। ठीक है, अब अगर मैं ऑयल के अंदर वाटर डाल देता हूँ, वाटर के अंदर ऑयल डाल देता हूँ, तो क्या वो सॉल्यूशन बनेगा? देखो भाई, अगर ऑयल को वाटर के अंदर डाला जाता है तो ऑयल हमेशा ऊपर तैरने लगता है। मान लो ये हमारा क्या है, ये वाटर है यहाँ पर, तो जो ऑयल है वो ऐसे ऐसे करके ऊपर ही जमा हो जाता है, वो कभी भी मिक्स नहीं होता। मतलब सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो ये होगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हमने देखा साल्ट वाटर, शुगर वाटर सारे होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। और भी कह सकते हैं हम, जैसे हमारा लेमनेड होता है, लेमनेड मतलब नींबू पानी, और जैसे हमारा वो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर। अब जो सोडा वाटर है ना, उसके अंदर एक तो CO2 प्लस वाटर, दोनों का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ये सॉलिड था शुगर और ये लिक्विड था, तो सॉलिड और लिक्विड मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। बट क्या दो सॉलिड मिलकर सॉल्यूशन बना सकते हैं? क्या एक सॉलिड प्लस में दूसरा सॉलिड, वो कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। और उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, एलओए। ये क्या होता है भाई, सॉल्यूशन होता है। ये सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन है, एलओए इसका एग्जांपल है। एलओए क्या होती है, कंपाउंड होता है जो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे अगर हम ब्रास की बात करते हैं, ब्रास मतलब पता है, ब्रास का जो पीतल होता है, पीतल वो किससे बनता है, जिंक प्लस कॉपर से बनता है। उसमें जिंक 30% होता है और कॉपर कितना होता है, 70%। ठीक है, जिंक 30% होता है और कॉपर कितना होता है, 70% होता है। तो ये भी क्या होता है, एक सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन कैसे हो, जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा था भाई, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। पार्टिकल क्या होंगे, हर जगह पर सेम होंगे, पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो, जिंक और कॉपर जब पीतल बना देते हैं, ब्रास बना देते हैं, तो भाई उनके जो पार्टिकल्स है वो भी क्या हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। इनको हम फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते यहाँ से जिंक और कॉपर को। जैसे उसको हथौड़े से मार के या फिर इसको खींच के, ऐसे उसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो भाई सॉलिड प्लस सॉलिड भी सॉल्यूशन बना सकते, सॉलिड प्लस सॉलिड ऑल्सो फॉर्म सॉल्यूशन। तो एयर प्लस एयर भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। हम कहें गैस प्लस गैस, गैस प्लस गैस कैसे? जैसे 78% तो हमारे पास नाइट्रोजन है, प्लस 21% हमारे पास ऑक्सीजन है, प्लस 1% हमारे पास अदर गैसेस हैं। ये सारी मिलकर क्या बना देती हैं, हमारा एयर बनाती हैं। तो एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, कह सकते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, या फिर सॉल्यूशन। ये भी हमारा क्या है, एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा जो सॉल्यूशन है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि भाई सॉल्यूशन क्या है हमारा। एक चीज और देख लेते हैं, फिल्ट्रेशन। क्या फिल्ट्रेशन का क्या रोल है यहाँ पर?
फिल्ट्रेशन मतलब छानना। फिल्ट्रेशन से सॉल्यूशन के सब्सटेंसेस को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मेरे पास वाटर प्लस शुगर है, वाटर प्लस शुगर, क्या मैं इसको फिल्टर करके दोनों को अलग कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। शुगर को और वाटर को फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? फिल्ट्रेशन, जो हमारे सॉल्यूशन है वो फिल्टर नहीं होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया क्या होता है, अब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम कि सॉल्यूशन है कैसा होना चाहिए। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमने साल्ट और या फिर शुगर को किसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया है, हमने उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया है, तो जो साल्ट और शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? हर जगह पर फैल जाएंगे। मतलब अगर हम ये वो हिस्सा ले उस लिक्विड का, या ये हिस्सा ले या ये हिस्सा ले, हर एक में जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 4 पार्टिकल है तो यहाँ पर भी 4 होंगे, यहाँ पर भी 4 होंगे, यहाँ पर भी 4 होंगे, अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो, इन तीनों का। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक तरह से हर जगह इक्वली स्प्रेड होगा वो मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा वो जहाँ पर सॉल्यूशन कैसा हो हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम और होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स एक तरह का, एक जैसा, बिल्कुल यूनिफॉर्म। इसमें क्या होती है? यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब हर जगह से वो एक जैसा होगा। सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल है भाई वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होते हैं, और 1 नैनोमीटर होता है हमारा 10⁻⁻9 मीटर। अब ये 1 नैनोमीटर का क्या मतलब है? 10⁻⁻9 मतलब ये जो मान लेते हैं ये हमारे क्या हैं? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। सॉल्यूशन के क्या है? ये पार्टिकल्स हैं। तो एक तरह से जो इनकी रेडियस होगी ना वो कितनी होगी? 10⁻⁻9 मीटर होगी। और ये कितना होता है? ये हम इसको लिख सकते हैं 1/10⁻9 मीटर। मतलब 1 मीटर का इतना हिस्सा अगर हम कर दें, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं भाई, जैसे मान लो ये हमारा, इसको मैं 1 मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं, ये तो 1 मीटर है, अगर मैं कहूँ भाई 1/10 कितना होगा, अगर मैं कहूँ 1/10 इसका कितना होगा, तो हमको इसको 10 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये एक हिस्सा हो गया ना, इसका एक हिस्सा, वो 1/10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं 1/100 करूँगा। 1/ कितना करूँगा? 100। फिर इसको 100 इक्वल हिस्सों में बांटूंगा, फिर मैं 1000 करूँगा, फिर 1000 में बांटूंगा, फिर 10,000 में, फिर लाख में, फिर 10 लाख में, फिर करोड़, 10 करोड़। ऐसे ये 9 जीरो करनी है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो 1 मीटर का एक तरह से 1 अरब, 1 मीटर को मैं 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं तो जो एक टुकड़ा होगा वो क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन का पार्टिकल होगा। और ये एन मीन्स नैनोमीटर। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात। मतलब पार्टिकल का साइज है बहुत ही छोटा होता है। तीसरा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज दे कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अब देखो मान लो ये हमारा क्या सॉल्यूशन है? साल्ट प्लस वाटर है। क्या है? साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं तुमको एक कंडीशन सपोज करवाता हूँ। जब सुबह हम उठते हैं तो जो हमारी खिड़की वगैरह है उसमें से सनलाइट आती है ना सनलाइट। अब हमको क्या दिखता है? वो जैसे सनलाइट आ रही है खिड़की से ऐसे, तो उसके अंदर हमको बहुत छोटे छोटे ऐसे डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं। ये तुम लोग देख सकते हो, कभी भी दिखते हैं ना। अब ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सनलाइट इनके ऊपर गिरती है ना उसको चारों तरफ फैला देते हैं, मतलब स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, तो ये उसको चारों डायरेक्शन में क्या कर देते हैं? स्कैटर करते हैं। उसी की वजह से जो हमको एक तरह से ये लगता है कि हाँ कि जो लाइट है इस रास्ते से आ रही है, तो हमको लाइट का पाथ, जो रास्ता है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल है वो क्या कर देते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से लाइट का जो पाथ है, रास्ता है, वो हमको दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ से एक टॉर्च लेता हूँ और टॉर्च से क्या करता हूँ? इसके अंदर लाइट डालता हूँ। ये मान लो टॉर्च है, टॉर्च से मैंने लाइट डाली तो हमको ऐसे पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। ऐसे पार्टिकल विजिबल नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पार्टिकल ही नहीं है वहां पर तो क्या होगा? जो लाइट का जो स्कैटर कर रहे थे ना, लाइट को फैला रहे थे, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है वो क्या, बहुत ही छोटा है। ठीक, ये बात मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब देखो जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा आटा लेता हूँ, आटा, ठीक है, आटा लिया मैंने, ये वाटर है मेरा, ठीक है, उस आटे को मैंने इसके अंदर घोल दिया और उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे तुम, जो आटा वो ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ये बात तो तुमको सबको पता है, ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं साल्ट और वाटर लेता हूँ, मैं साल्ट और वाटर है इसमें, तो हम उसको कितनी भी देर रख दें, यहाँ नीचे साल्ट कभी भी नहीं आता कि नीचे साल्ट रह जाए और ऊपर पानी आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल है वो नीचे सेटल नहीं होते। जो बॉटम है ना इसका, कंटेनर का या बीकर का जिसके अंदर वो रखा है, उसमें कभी भी वो नीचे सेटल नहीं होते। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पार्टिकल हैं वो सेटल नहीं होते, और दूसरा उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जो मैंने आटा लिया है और पानी लिया है, उसको अगर मैं छलनी होती है जो हमारी, उससे फिल्टर कर सकता हूँ ना, या फिल्टर पेपर की हेल्प से। फिल्टर पेपर तुमको लैब में दिखाते हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर की हेल्प से मैं उसको फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फिल्टर पेपर यूज़ करूँगा तो फिल्टर पेपर से साल्ट ऊपर नहीं रहेगा, यहाँ पर जो आटा है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पानी के साथ साथ साल्ट भी नीचे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? अब भाई जो कंसंट्रेशन हमारी सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो हमको बताती है कि सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन है, वो बताएगी कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, मतलब डाइल्यूट होगा या फिर कंसंट्रेटेड होगा या फिर सैचुरेटेड होगा, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारा सोल्यूट है वो किस में है, लेस अमाउंट में है, या फिर यही सोल्यूट हमारा ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में है। जैसे हमने देखा था ना कि हमने एक बीकर में तो वाटर लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, 1 स्पून कॉपर सल्फेट, ठीक है। दूसरा बीकर लिया, उसके अंदर पानी लिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया 2 स्पून कॉपर सल्फेट डाला था ना। अब जो कॉपर सल्फेट है वो क्या है, सोल्यूट है भाई, क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि हमको पता है जिसको हम घोलते हैं वो सोल्यूट होता है और जिसके अंदर घोलते हैं वो सोलवेंट होता है। अब यहाँ पर 1 चम्मच सोल्यूट है, यहाँ पर 2 चम्मच सोल्यूट है, तो भाई जिसमें सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम होगी उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट, और जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 स्पून कॉपर सल्फेट के हैं वो इसके कंपैरिजन में क्या है, वो कंसंट्रेटेड है और ये है डाइल्यूट। अगर मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर 100 ml क्या है, वाटर है, उसके अंदर मैंने 1 स्पून डाली है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 500 ml वाटर लेता हूँ और इसके अंदर 2 स्पून डालता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 100 ml के लिए 1 स्पून है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो 100 ml था और 2 स्पून थी, इसका मतलब ये डाइल्यूट था और ये कंसंट्रेटेड था। अब मैंने यहाँ पर 500 ml लिया और 200 स्पून है। अब देखो यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पर सोल्यूट कम है, बट यहाँ पर जो सोलवेंट है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सोलवेंट कम है। इसका मतलब देखो 1 स्पून के लिए 100 ml है और यहाँ पर 2 स्पून के लिए कितने, 500। अगर मैं यहाँ इसके अकॉर्डिंग भी निकालूँ तो 2 के लिए कम से कम 2 स्पून के लिए हमारे पास 200 ml होना चाहिए था, लेकिन अब की बार वाटर कितना है, 300 ml ज़्यादा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये डाइल्यूट हो गया। तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी, मात्रा डिसाइड करेगी, दोनों की क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि जो सॉल्यूशन है हमारा कंसंट्रेटेड होगा या फिर डाइल्यूट होगा, अब 2 टर्म और है हमारे पास, उनको और समझ लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम क्या करते हैं, क्या होगा भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम लेते हैं वाटर, क्या ले लिया मैंने, वाटर ले लिया और इसके अंदर डालता हूं मैं कॉपर सल्फेट,
और इसको साथ में मैं हीट करता हूँ, ठीक है, हीट करता हूँ इस बीकर को। अब देखो मैं इस कॉपर सल्फेट को इसमें डालता जाऊंगा, ये इसके अंदर घुलता जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया भाई, ठीक है, तो मेरे को ये नोट करना है कि 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कितना कॉपर सल्फेट इसके अंदर घुल गया। एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके बाद और ज्यादा कॉपर सल्फेट हम इसके अंदर नहीं घोल पाएंगे, ठीक है, वही स्टेज नोट करनी है। हम इसके अंदर लगातार घोल रहे हैं इसको, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको घोलते जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसमें और सोल्यूट है, जो और कॉपर सल्फेट है वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, तभी इसे सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा जब इसके अंदर हम और ज्यादा सोल्यूट को नहीं घोल पाएंगे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, तब हो जाएगा भी हमारा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अगर 70 डिग्री सेल्सियस पर ये 500 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है उसको अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है, बट हमने क्या किया, इसको सिर्फ 300 ग्राम इसके अंदर डाला। मतलब इसकी कैपेसिटी तो 500 ग्राम की थी 70 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हमने डाला सिर्फ 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम। तो भाई अगर सैचुरेशन लेवल इसका कितना 500 ग्राम तक है, लेकिन हमने दिया कितना 300 ग्राम, अब ये सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, अनसैचुरेटेड होगा। अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, जब जो सोल्यूट का अमाउंट है, सोल्यूट अमाउंट होगा हमारा क्या होगा, लेस देन सैचुरेशन लेवल, ठीक है। मेरे ख्याल से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक और टर्म आती है हमारी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अब ये सोल्यूबिलिटी क्या होती है, बताओ भाई क्या होती है सोल्यूबिलिटी। इसके सैचुरेशन लेवल पे अगर हम कहें, सैचुरेशन लेवल पर इसके पास जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, जैसे 70 डिग्री सेल्सियस का सैचुरेशन लेवल है और इस पर 500 ग्राम इसकी क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो इसका जो सोल्यूबिलिटी होगी वो क्या हो गई, 500 ग्राम पर जितना इसने सोलवेंट लिया है, ठीक है, वो क्या होगी, इसकी सोल्यूबिलिटी होगी। क्लियर, लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन solution at saturation level at this temperature, उस टेम्परेचर वो क्या होगी, इसकी सोल्यूबिलिटी होगी। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं सॉल्यूशन की, तो हमारे पास सिंपली दो मेथड हैं, या तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ये डिफरेंस है, सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, किसी की भी टर्म में निकाल सकते हैं। और इसके अगर हमको कंसंट्रेशन की परसेंटेज निकालनी है तो दो मेथड हैं, या तो मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास में क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अगर मास बाय वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमको, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं सोल्यूट, हमारा सोल्यूट का मास कितना है, मान लेते हैं 40 ग्राम है, और जो सोलवेंट है उसका मास कितना है हमारा 100 ग्राम है, तो हमको मान लो ये निकालनी है मास बाय मास परसेंटेज। क्या निकालनी है, मास बाय मास परसेंटेज। अभी हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, हमारे पास मास है, तो हमको क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, यहाँ पर रख देते हैं, मान लो मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 40 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये मास ऑफ सोलवेंट है और हमको पता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या बनता है हमारा, सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब अगर ये हमारा कितना है 40 है और ये कितना है 100 है, तो सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा 140 ग्राम। तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा हमारा 140 मल्टीप्लाई बाय 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुई तो कितना हो जाएगा 400
बाय 14। इसको कैलकुलेट कर लेना, इतनी परसेंटेज आ जाएगी सॉल्यूशन की, मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगी सॉल्यूशन की। क्लियर है। ऐसे ही अगर वॉल्यूम दे रखा हो यहाँ पर तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब और न्यूमेरिकल्स करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल।